यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, रखे जो सुरखुरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता। और एक डॉक्टर बिस्मिल्लाह जी हुए हैं दिल्ली के, उनकी एक पंक्ति आपको सुना दूं। आंगन आंगन सूल गड़े हैं, गलियन फैला कांच, अपने जोखिम पर ऐ नटवर, नाच सके तो नाच। मित्र, आज मैं बात कर रहा हूं आधुनिक जीवन शैली की और आधुनिक कृषि प्रणाली की। आधुनिकता आधुनिकता कभी भी मानव को खुशहाल नहीं बना सकती। जो प्रकृतिवाद है वो स्तंभ है, वो स्थायी है और वहीं खुशियां हैं। लेकिन जाने अनजाने आज हम सब ने मिल करके भौतिकवाद के चक्कर में, चूंकि भौतिक वस्तुओं की जो लालसा है, अभिलाषा है, भौतिक चीजों की चाहत में हमने प्रकृति को दांव पर लगा दिया। और ये बात मैं सबके लिए कहता हूं, राजनीति में बैठे हुए लोग हों, चाहे न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हों, कार्यपालिका के लोग हों या आम जनमानस हो, किसान हो या उपभोक्ता हो, एक बार सबको इस बात पर तो चिंता करनी पड़ेगी कि हमारा जो जीवन है, प्रकृति की जिस व्यवस्था पर मैं जी रहा हूं, जिस प्रकृति की व्यवस्था के साथ जी रहा हूं, उस व्यवस्था को हमारी ही ड्यूटी है कि मैं उस व्यवस्था को कैसे बना करके रखूं। मनुष्य का जन्म, चूंकि मनुष्य ये स्पष्ट रूप से जानता है कि वह इस भूमंडल पर परमात्मा की सबसे सुंदर और खूबसूरत रचना है, उसको ज्ञान का अवतार कहा गया है, वो इस बगिया का माली है। लेकिन जो मैंने पहली लाइन बोली कि यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, परमात्मा ने जिसको बागवान बनाया था कि भाई तुमको इस बगिया की सुरक्षा करनी है, वो बागवान ही बहारें लूटने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि आदमी के जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। बात प्राकृतिक कृषि की है। मेरे बहुत से फॉलोवर हैं और कई बार कुछ ऐसे सवाल कर बैठते हैं कि जिनका रिटन में जवाब देना मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने एक चीज बोली कि हम एक मैनेजर हैं, मनुष्य को मैनेजमेंट करना है। और मैनेजमेंट किसका करना है? जब बात खेती की आती है तो हम किसी भी फसल का जो बीज बोते हैं वो जमीन पर बोते हैं। तो हमें जमीन की फर्टिलिटी का मैनेजमेंट आना चाहिए, हमें माँ की उर्वरता को कैसे निरंतर बनाए रखना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर प्लांट जब ऊपर बढ़ता है, जमीन में बीज जम जाता है, तो उस फसल को, उस पौधे को ये क्लाइमेट पालती है। तो क्लाइमेट को कैसे मैनेज करना है इंसान को समझ में आना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। तभी तो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय आए मेरे सामने। उसके बाद नाना प्रकार की वनस्पतियों को, नाना प्रकार की वनस्पतियों के फलने फूलने में हमारे जमीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो हमारी संपूर्ण फसलों को, फलों को, सब्जियों को व्यवस्थित करती है, नियंत्रित करती है। यानी कि किसी भी फसल में कोई बीमारी ना आने पाए, ये बायोडाइवर्सिटी चेक करती है। किसी भी फसल में कोई इंसेक्ट ना आने पाए,
ये व्यवस्था भी प्रकृति की बायोडायवर्सिटी की ही है। तो हमें बायोडायवर्सिटी का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में देश का कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी प्रकृति प्रेमी, कोई भी प्राकृतिक खेती की बात करने वाला व्यक्ति इस धरातली बात को नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि हमारे देश के किसान को 3 चीजें सीखनी है। जमीन की फर्टिलिटी को कैसे ठीक करना है, क्लाइमेट को कैसे ठीक करना है, और अपने आसपास की बायोडायवर्सिटी को कैसे ठीक करना है। अगर ये 3 चीजें मुझे समझ में आ जाती है तो देखना क्या होने वाला है। तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसान को, किसी भी फसल को किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं है। और अगर मेरी क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी ठीक है तो हमारी फसल को किसी भी प्रकार का रोग अथवा कीट लगने वाला नहीं है। लेकिन इस व्यवसायीकरण की दुनिया में बहुत सारे लोगों को बिजनेस स्थापित करने हैं। किसान को फर्टिलाइजर बेचना है, पेस्टिसाइड बेचने हैं, कृषि यंत्र बेचने हैं, जाइम बेचने हैं, बायो फर्टिलाइजर और कंसोर्सिया बेचने हैं। तो सारे लोगों को चूंकि बिजनेस करना है, इसलिए ये बिजनेस कब तक चलेंगे? जब तक किसान को इस विषय का ज्ञान नहीं होगा कि खेती में किसी भी निवेश की जरूरत नहीं है। मैं एक बात करता हूं, मैं पूरी दरिया दिली के साथ, पूरी दमदारी के साथ ये चाहता हूं कि देश का 14.5 करोड़ किसान कर्ज से मुक्ति पा जाए। मैं किसी किसान को करोड़पति लखपति बनाने की बात नहीं करता। सोशल मीडिया में जो लोग प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के नाम पर किसी को करोड़पति लखपति बना करके ऐसी वीडियो डालते हैं, उन्हीं से किसान दिग्भ्रमित होता है, फंसता है और बाद में आंसू बहाता है। मित्र, खेती में कोई शॉर्टकट नहीं है। खेती दर्शन शास्त्र का विषय है और चूंकि धरती शिव है, जंगल ब्रह्मा है, पानी विष्णु है, तो हमारे अनादिकाल से जो सनातन कृषि संस्कृति है, जब सनातन की बात करते हैं, अब जो व्यक्ति कुछ बेचना चाहता है और सनातनी है, किसान को फर्टिलाइजर बेचना चाहता है और सनातन की बात करता है, किसान को पेस्टिसाइड बेचना चाहता है, सनातन की बात करता है, जो व्यक्ति धरती का पानी निकाल के बोतल में बंद करके बेचता है और सनातन की बात करता है, तो ये चीजें तो ठीक नहीं है ना। सनातन का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मैं अपने देश के किसान भाइयों से एक अपील करता हूं कि अगर आज आप नहीं जागे, अगर आज हम नहीं जागे तो 20 साल के बाद हम जागने लायक भी नहीं रहेंगे। हालात कितने बदतर है मैं बता देता हूं आपको। एक जमाने में पूरा देश पानी की प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं से पानी निकालता था। पूरे देश में या तो जलाशय से पानी पीता था, नदियों से पानी पीता था, या कुएं से पानी निकाल करके पीता था। आज देश में केवल 17% एरिया ऐसा जहां कुएं जिंदा है, और जिंदा इसलिए तराई बेल्ट में है, बाढ़ आ जाती है इसलिए वाटर लेवल ऊपर है। केवल 17% एरिया देश का ऐसा है जहां कुआं जिंदा है। अदरवाइज 83% एरिया में हैंडपंप और बोरिंग, समरसेबिल
अब तो हैंडपंप भी जवाब देने लग गए हैं। अब मजबूरी है कि सबमर्सिबल से पानी निकलता है। एक पैरामीटर तो ये है। तो खेत को पानी कहाँ से मिलेगा? आने वाले दिनों में कल्पना कर लीजिए, आपकी फसल को सिंचाई का पानी या तो ड्रिंकिंग वाटर को लेके युद्ध होने वाला है, आपकी फसल को सिंचाई का पानी कहाँ से मिलेगा? दूसरा, ये धरती, ये जमीन, ये धरती माता, जिसमें 1970-80 के दशक तक हम दलहनी तिलहनी फसलें रबी में बो आते थे, बिना पलेवा के, बिना फर्टिलाइजर के काट लेते थे। यानी धरती में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी बेहतरीन थी कि मैं बिना पलेवा के दलहनी तिलहनी फसलें बो देता था और काट लेता था। आज देश में, पूरे देश में, अगर रबी में कोई भी किसान दलहनी या तिलहनी फसल बोना चाहता है तो उसको पलेवा करना जरूरी हो गया है और एक पानी लगाना जरूरी हो गया है। पहले 70-80 के दशक तक हम दलहनी तिलहनी किसी फसल में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते थे और कोई विल्ट नहीं लगता था, कोई बीमारी नहीं लगती थी, कोई कीड़ा नहीं लगता था। आज दलहनी तिलहनी फसलों में फर्टिलाइजर देना पड़ता है, कीड़ा लगता है और बीमारी लगती है। यानी कि जंगल, यानी कि मैं जैसे बोलता हूं कि जमीन में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है आजादी के पहले 0.7% थी। 0.7% ऑर्गेनिक कार्बन हमारी भूमियों में था आजादी के पहले। आजादी के बाद जब सॉइल टेस्टिंग का सिस्टम चला, ये 60 के दशक की बात है, तब देखा गया कि 0.52% ऑर्गेनिक कार्बन है और आज 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन। सरफेस एरिया यानी जलाशय, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है सरफेस वाटर का, किसी भी गांव, किसी भी जिले, किसी भी प्रदेश में जो सरफेस वाटर का एरिया है मिनिमम 5% होना चाहिए। 1950-60 के दशक में 2.7% जलाशयी क्षेत्र था। समझना बात को, 5% सरफेस वाटर होना चाहिए। आजादी के बाद 2.7% एरिया में सरफेस वाटर था और आज गांव में सरफेस वाटर का एरिया 0.7% रह गया है और वो जो पानी है वो छूने लायक, पीने लायक नहीं है। फॉरेस्ट एरिया की जब बात करते हैं, 33% जमीन हमारी फॉरेस्ट यानी जंगल से ढकी होनी चाहिए। आजादी के बाद 27% हमारे देश में जमीन जंगलों से ढकी थी। आज 7.6% एरिया जंगल से ढका है। कई गांव, कई जिलों, कई प्रदेशों का सिनेरियो तो है कि 1% भी फॉरेस्ट नहीं है और वहीं जहां 1% भी फॉरेस्ट नहीं है वहीं पर बारिश 200 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर होती है। जहां पर फॉरेस्ट एरिया 18%, 20% है, वहां बारिश 1400-1500 मिलीमीटर होती है। जिन हिस्सों में फॉरेस्ट एरिया 30-40% है वहां पर बारिश 2000-2500 मिलीमीटर होती है। तो जरा सिस्टम देखें। जानवर, किसी जमाने में देश में दूध दही की नदियां बहती थी और एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि हिंदुस्तान में बिना गन्ने के लोग चीनी पैदा करते, यानी कि मधुमक्खी का शहद मेरे पास इतना था कि गन्ना ना भी बो तो भी मिठास की जरूरतें मेरी पूरी हो जाती थी। आज किसी भी पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिखाई देता। तो वो जो मैंने पंक्ति बोली कि यहां तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, रखे जो सुरखरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता। तो मित्र मैं फिर बता दूं, और ये मेरी वीडियो सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए है, और जो प्राकृतिक खेती के प्रेमी हैं उनसे मैं फिर बोल दूं कि आपको लोग गुमराह करेंगे। मैं जितनी बात मैं बोलता हूं ना, अगर आपने खेत की मेड़ बना ली, वर्षा का पानी रोक लिया और खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दिए, जब पेड़ लगाएंगे तो ध्यान रखना
परमात्मा की व्यवस्था देखिए, प्रकृति की व्यवस्था देखिए कि हम जब पेड़ लगाते हैं तो आम का लगाते हैं, नींबू का लगाते हैं, किन्नू का लगाते हैं, अमरूद का लगाते हैं, केले का लगाते हैं। और अगर ये नहीं लगाते तो फिर हम लगाते हैं सागौन का लगाते हैं। यानी हम जब भी पेड़ लगाएंगे तो अपने लिए फल मिल जाए या अपने लिए पेड़ बेच करके मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन प्रकृति जो पेड़ लगाती है एंटायर जीवों के लिए लगाती है। कभी आप कल्पना करना, ये पीपल का पेड़ परमात्मा ने क्यों बनाया? पीपल का, बरगद का, पाकड़ का। तो पीपल के, बरगद के, पाकड़ के, महुए के, गूलर के पेड़ प्रकृति ने इसलिए बनाए हैं कि एंटायर बायोडाइवर्सिटी, इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी पलेगा। ये प्रकृति सिर्फ इंसान के लिए नहीं बनी, इस प्रकृति में नाना प्रकार के जो जीव जगत की माया, वो सब के लिए प्रकृति ने व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन हमारी सोच इतनी छोटी हो गई कि मैंने कहा नहीं, ये प्रकृति, ये धरती, ये पानी, ये आकाश, ये अग्नि, सब कुछ मेरे बाप का है। और उसी हिसाब से मैंने सोचना शुरू किया और फिर मैंने शुरू किया, इसको मारना है, इसको मारना है, बीट्स को मारना है, चिड़िया को मारना है, इल्ली को मारना है, उसको मारना है, नीलगाय को मारना है, जंगली सुअर को मारना है। तो परमात्मा बेवकूफ था, भगवान बेवकूफ था कि जो मनुष्य उसकी सबसे सुंदर रचना है, और सबसे सुंदर रचना को जो चीज पसंद नहीं है वो चीजें भी मनुष्य परमात्मा ने बनाई। तो कभी अपना नजरिया बदलने की बात है मित्र। अगर मेरा नजरिया प्रकृति के प्रति संवेदनशील है तो प्रकृति मेरे प्रति संवेदनशील रहेगी, और अगर मेरा नजरिया प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को हमारे वैज्ञानिक नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, न क्लाइमेट चेंज का कोई निष्कर्ष निकलेगा। हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील जिस दिन हो जाएंगे, बस प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ही मेरी शोध है, मेरा रिसर्च है, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। और करना कुछ नहीं है, खेत की मेड़ बनानी है, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं और पेस्टिसाइड का प्रयोग कम कर देना है, होगा जो कुछ देखा जाएगा। तो शायद भगवान देख ले और भगवान सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दे। लेकिन अगर हमने अपने व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं अपने कंट्रोल में ली कि इस अव्यवस्था से मैं ऐसे निपटूंगा, तो आप नहीं निपट पाएंगे, आपके पास ज्ञान का अभाव है। तो परमात्मा ने कहा है मनुष्य का एक ही धर्म है कि उसके जो कर्तव्य हैं, इस धरती पर उसके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म है। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य केवल एक है कि आप जिस व्यवस्था के साथ जीते हो उस व्यवस्था के साथ आपकी संवेदनशीलताएं बनी रहनी चाहिए। हमें व्यवस्था को कंसीडर करने की जरूरत है, व्यवस्था को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इतना ही मेरा धर्म है और यही प्राकृतिक खेती है। इससे अलग हट करके अगर कोई प्राकृतिक खेती की बात करता है तो वो झूठ बोलता है। नमस्कार।